अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो मेरे बच्चों? सब बढ़िया? ठीक है। कल जो हम लोगों ने एक्सरसाइज आपको मैंने एक सर्कुलेट करी थी, वो आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों को सर्कुलेट करी थी। जिसने नहीं की है वो चेक कर लीजिएगा और उसको मुझे मेल कर दीजिएगा। 6th डे है आज, 6th डे ऑफ ऑनलाइन कोर्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाफ मैराथन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 5 लेक्चर्स हो चुके हैं 10 डे सीरीज 10 सीरीज के। और आज जो हमारा 6th डे है, लास्ट 2 डेज से जो हम लोग नॉमेनक्लेचर सब टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया है, वो हम लोग पहले कवर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन के क्या फंडामेंटल्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ बेंजीन डेरिवेटिव्स। कल हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था साइक्लिक कंपाउंड्स का, फंक्शनल ग्रुप्स का। साइक्लिक कंपाउंड में हम लोगों ने अगर सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर देखा था, बट अगर बेंजीन डेरिवेटिव्स दिए हुए हों उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो हेडिंग डालिए बेंजीन डेरिवेटिव्स। यहां मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स आपके लिए बना रखे हैं। देखिए, ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जो IUPAC ने एज सच इनको एक्सेप्ट किया है बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए। ये जो नेम है ये कॉमन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड बेंजीन। रिंग पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो इसका नेम हो जाता क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमोबेंजीन। इसी तरीके से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, देखो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था जब क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था। तो ये क्या कहलाता है? फिनॉल। वैसे तो इसका नेम क्या होना चाहिए? अगर IUPAC नेम की हम बात करें तो इसका नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना, यही नेम होगा इसका। लेकिन ये जो कॉमन नेम है फिनॉल, ये IUPAC ने एज सच एक्सेप्ट किया है। ये वही बात हो गई कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, कुछ लोग जो है उनके घर का और बाहर का नाम बिल्कुल सेम हो और वो एज इट इज हम एक्सेप्ट करते हैं। उसी तरीके से ये एक्सेप्ट किया है IUPAC ने। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज लर्न करनी है। ये लर्न कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाते चलिए और साथ में नेम लिखते चलिए, उनको एज इट इज लर्न करना है। एनिसोल क्या होता है? देखिए सब जगह यहाँ पे बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पर केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप हमारा चेंज हो रहा है। बेंजीन रिंग पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। अगर यहाँ OCH3 जुड़ जाए तो इसका नेम होता है एनिसोल। अगर CH3 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ तो कहलाता है ये टोलुइन। अगर मान लीजिए आपके कभी एग्जाम में रिएक्शन आ जाए, टोलुइन की रिएक्शन हमें फिनॉल से करवानी है, तो आपको टोलुइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टोलुइन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर NH2 यहाँ पर, ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है लिख लीजिए, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है एनिलीन। इसका नेम है एनिलीन। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? बेंजेल्डिहाइड। एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा बेंजेल्डिहाइड। अगर COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग है और ओइक एसिड है COH, तो इसका जो नेम होता है दैट इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इज अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। अगर COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये क्या मतलब हो गया? RCOR हमने क्या पढ़ा था? फिर जो हमारा एसीटोन हमने पढ़ा था वो क्या था? वो हमारा अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तब तो वो क्या कहलाएगा? कीटोन। और यहाँ पर ये इसका नेम हो जाएगा एसिटोफिनोन। ठीक है, ये कॉमन नेम है इसका। और अगर यहाँ पे CH3 की जगह, अगर ये CH3 की जगह C6H5, यानी दोनों तरफ फिनाइल रिंग हो गई, इसका नेम इस तरीके से भी मिल सकता है आपको, PHC डबल बॉन्ड OPH। यही बात होगी, PHC डबल बॉन्ड OPH। तो इसका क्या नेम हो जाएगा? ये कहलाएगा बेंजोफिनोन। इसका नाम लिख लीजिएगा, ये कहलाएगा बेंजोफिनोन। ONE मैंने आपको बताया था, अगर कीटो ग्रुप होता है तो जो ONE है वो सफिक्स के तौर पर जुड़ता है, तो बेंजोफिनोन। इसका नाम हो जाएगा, अगर यहाँ CH3 की जगह C6
H5 ग्रुप जुड़ा हो। और लास्ट में मैंने लिखा है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, CN, साइनो ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइड। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको लर्न होने चाहिए। कभी भी एग्जाम में कोई रिएक्शन पूछ ली जाए या कोई आपसे पूछ ले कि किस तरीके से इसकी नेमिंग हमें करनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले स्ट्रक्चर बना के कि टोलुइन का स्ट्रक्चर बनाइए या इसकी रिएक्शन इससे करवाइए, A+B से C बन रहा है, क्या होगा वो, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए ये। लिखिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ये तो बात हुई कॉमन नेम की। अब अगर हमारे पास में कुछ बेंजीन डेरिवेटिव दिए हुए हों जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हमें आगे देखना है। ठीक है, तो बेंजीन डेरिवेटिव्स में अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हो, फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो, तो उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी वो देखिए। हाँ जी, देखिए समझिएगा पहले, ये हमारी एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग पर यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, एक हो गया फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा अटैच है। इसके बाद में ये पोजीशंस, यहां पर कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, तो इनको क्या कहा जाता है। अगर मान लीजिए इस पोजीशन पर कोई कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। ये एंड दिस वन, कौन कौन से कार्बन हो गए ये, नंबरिंग अगर मैं करूं इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सेकंड और सिक्स पोजीशन जो होती है वो हमारी कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन होगी वो हमारी कहलाएगी मेटा पोजीशन। थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन कहलाती है हमारी मेटा पोजीशन, और जो फोर्थ पोजीशन है वो हमारी कहलाती है पैरा पोजीशन। ये मैं बात कर रही हूं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की। अगर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है। ये जो फर्स्ट पोजीशन यहां मैंने दिखाई है ये कहलाती है इप्सो पोजीशन। लिख लीजिए, ये ध्यान होना चाहिए आपको, कई लोगों को नहीं पता होता है। ऑर्थो मेटा पैरा तो हमें सबको पता होता है, लेकिन जो इप्सो पोजीशन जहां फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है ना, वो पोजीशन कहलाती है इप्सो पोजीशन। इसके बाद में ऑर्थो मेटा और पैरा, ये दोनों ऑर्थो कहलाती है जो बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास में है, इधर की दोनों मेटा कहलाती है, और लास्ट जो हमारी है सबसे दूर जो होती है फंक्शनल ग्रुप से वो कहलाती है पैरा पोजीशन। अब कैसे इनकी नेमिंग करते हैं देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है और यहां पर एक ब्रोमीन ग्रुप और अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। कैसे होगा, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, जो ब्रोमीन ग्रुप है वो कहां प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पर। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये जो है ऑर्थो पोजीशन है और दो ब्रोमीन अटैच है, इसलिए ऑर्थो, इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं हमेशा, ऑर्थो डाइब्रोमो, क्योंकि दो ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो डाइब्रोमो बेंजीन। इसको हम लोग 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन भी कह सकते हैं, गलत नहीं है इसका ये नेम, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। बट ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ऑर्थो मतलब जस्ट फंक्शनल ग्रुप के पास में जो पोजीशन है, जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। क्लियर है, चले आगे, नेक्स्ट देखिए। अगर मान लीजिए दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा यहां प्रेजेंट हो,
तो क्या कहलाएगा, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ये कहलाएगा। यहाँ की जो पोजीशन है वो क्या कहला रही है, मेटा पोजीशन, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। लिख लीजिए, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, मान लीजिए ब्रोमीन के जस्ट अपोजिट साइड में दूसरा ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ये, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। लिख लीजिए इसको। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया सभी को। सिंपल सा है। देखिए ऑर्थो, मेटा और पैरा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा तभी यूज होते हैं जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यूज में ली जाती है। अगर डाई से ज्यादा ट्राई टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी तो ऑर्थो, मेटा, पैरा वहां यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये जो ऑर्थो, मेटा, पैरा हम पोजीशन देखते हैं ये इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। एक फंक्शन ग्रुप ऑलरेडी अटैच है और दूसरा कहाँ अटैच हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में ही पोजीशंस दी जाती है। तो यहाँ अगर सेकंड पे हो रहा है, सेकंड या सिक्स पे तो ऑर्थो पोजीशन, थर्ड और फिफ्थ पे हो रहा है तो मेटा पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन होती है वो पैरा पोजीशन कहलाती है। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। और चलिए आगे, नेक्स्ट हमारा है एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसमें अगर मान लीजिए इसका क्या नेम हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ तो हमने दोनों फंक्शन ग्रुप सेम लिए थे, इसलिए डाई ग्रुप जो हमारा प्रीफिक्स है हमने डाई यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो। ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है, मिथाइल, तो हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। क्या नेम हो जाएगा इसका, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, है ना। ये तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ये जो ग्रुप है ये कहलाता है फिनॉल। ये ग्रुप क्या कहलाता है, फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। चलिए आगे, अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। अगर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो बेंजीन के ऊपर तो उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। समझ में आ गया यहां तक सभी को, एक बार लिख के बताइए चैट बॉक्स में मुझे, समझ में आ गया सभी को यहां तक, लिख के बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में, समझ में आ गया तो। किसी का भी आंसर नहीं आया है अभी तक, देखिए ये है हमारी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलिए हंसराज, शिवांगी, सूरज, कृष्णा, चलो सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। मतलब आप लोग प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिए, है ना, 3 लगा दिए हैं। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा की बात करेंगे, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये तो ऑर्थो पे और ये मेटा पे है, और एक साथ हम दोनों नाम लिख नहीं सकते, है ना। तो इसका नेम हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, जो हम आईयूपैक के नॉर्मल फॉर्म रूल्स हम अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, पहले तो सबसे पहले देखिए इसमें नंबरिंग कर लीजिए आप लोग। नंबरिंग हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे और ये नंबरिंग इसी तरीके से चलेगी, है ना, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, लीस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन।
बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर हमें कोई भी ऑर्थोमेटा के लफड़े में नहीं पड़ना है। जो आप लोग पहले अपन नेमिंग कर रहे थे, जो हमारे उसी तरीके के रूल अप्लाई करेंगे। 1 2 3, 3 है इसलिए ट्राई, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो, और बेंजीन लेंगे इसलिए बेंजीन। तो नेमिंग में ये ध्यान रखना, जितनी भी चीजें हमारे पास में है वो सब इंक्लूड हो जानी चाहिए नॉमेनक्लेचर के अंदर। चलिए एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। देखो इधर, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में। चलिए अक्षिता, पल्लवी, सभी के आज मैसेज आ रहे हैं। वेरी गुड, आंसर भी दिया है श्रीपर्णा ने। क्या है 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, बिल्कुल सही है। अब इसका देखिए, इसका बताइए चलिए मुझे, अगर आपको समझ में आ गया इसका नेम क्या होगा। अभी तक आज जो अपन ने अभी 10-15 मिनट पे इस लेक्चर में पढ़ा है उसके सारे फंडा अप्लाई करिए और इसका नेम बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। जो आप लोगों को कल मैंने शीट दी थी उसके आंसर्स मैं आप लोगों को आज ये लेक्चर फिनिश होने के बाद में वहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके आंसर ठीक है या नहीं है। जिन्होंने शीट नहीं करी है वो अभी भी कंप्लीट करके मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सीखना आपको है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो ये आपका ही लॉस होगा, इसके अंदर और किसी का लॉस नहीं होगा। बहुत ही इजी वे में हम लोग बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब जगह काम आती है। चलिए इसका नेम नहीं आया है अभी तक मेरे पास में, जल्दी से बताइए लिख के चैट बॉक्स में क्या नेम होगा इसका। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। जब तक मैं उसकी हेडिंग डाल देती हूँ, आप लोग मुझे इसका नेम बताइए तब तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा अब हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो अप्लाई करेंगे। नेम आ गया है मेरे पास में, शुभम, श्रीपर्णा ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। अभी मैंने आपको बताया था कुछ कॉमन नेम्स लिखवाए थे और मैंने यही बोला था कि 10-15 मिनट में हमने जो भी पढ़ा उन सबको आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो अगर कॉमन नेम इसके अंदर मिल रहा है यानी उसकी प्रायोरिटी जिसकी सबसे ज्यादा है तो हम उसको कॉमन नेम के तौर पर ही यूज करेंगे। समझिए इसको, क्या मतलब है इसका। कोई बात नहीं शुभम, देखिए मैं बता रही हूँ आंसर इसका। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। प्रायोरिटी टेबल लर्न कर ली सभी ने, कल मैंने आपको लिखवा दी थी प्रायोरिटी टेबल। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको 1 नंबर देंगे। और नंबरिंग में यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है कि जिधर से भी हम नंबरिंग दे रहे हैं, जो हमारे जितने भी सब्सटेंट ग्रुप हो उनको लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो चाहे नंबरिंग हम इधर से दे या इधर से दे, बात एक ही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 3rd पोजीशन और 5th पोजीशन, 3rd और 5th पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, यानी क्या हो गया 2 नाइट्रो ग्रुप है तो क्या आ जाएगा डाई नाइट्रो। 3rd और 5th पोजीशन पर डाई नाइट्रो ग्रुप है। और अभी मैंने सबसे पहले आपको लिखा था कि ये जो ग्रुप होता है ये कहलाता है बेंजीन पर COH ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसे कहा जाता है बेंजोइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बेंजीन डेरिवेटिव की नेमिंग करते टाइम पर हमको ध्यान रखना है अगर जो कॉमन नेम मैंने आपको लिखवाया वो अगर प्रेजेंट हो तो उनको हमें एज इट इज इसके अंदर इंक्लूड कर देना है। चलिए शिवांगी का भी आंसर आ गया। चलिए अब जिसने नहीं दिया है, डॉक्टर हिमांशु का भी आ गया है, वेरी गुड। अब जिसने आंसर नहीं दिया है या जिसको नहीं समझ में आया था वो इसको लिख लीजिए, उसके बाद घर जाके प्रैक्टिस करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। हेडिंग डालिए फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस।
फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए नॉमेनक्लेचर पार्ट आज हमारा अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नॉमेनक्लेचर में हमने खूब अच्छे से स्टडी कर ली है कि नॉर्मल जो रूल्स होते हैं, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, सैचुरेटेड कंपाउंड हो, एसाइक्लिक हो या साइक्लिक हो या बेंजीन डेरिवेटिव्स हो या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, किसी की भी नेमिंग अब हमसे पूछ ली जाए तो हम लोग आसानी से उसकी नेमिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ना। क्लासिफिकेशन और जो नॉमेनक्लेचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद में जब हम लोग को नॉमेनक्लेचर करना आ गया, उसके बाद में अब हमें ये पता होना चाहिए कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है। हेडिंग डालिए फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हेडिंग डालिए फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए क्या मतलब है इसका। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन किससे होती है, क्या बनता है, क्या पाथ होता है, कौन अटैक करता है, अटैकिंग स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिएजेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, और बॉन्ड क्लीवेज, जो बॉन्ड टूट रहा है वो कितने टाइप से ब्रेक हो सकता है, वो हम लोगों को इसके अंदर स्टडी करनी है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले बात हम करते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, सिंपल सी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। A प्लस बी से C बन गया, ये रिएक्शन होती है। क्या मतलब है इसका, A प्लस बी से C बन रहा है। ये A हमारा है सबस्ट्रेट, A क्या कहलाता है हमारा सबस्ट्रेट, B हमारा कहलाता है रिएजेंट। A कहलाता है सबस्ट्रेट, B कहलाता है रिएजेंट, और C है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट, है ना। अब इनका क्या मतलब है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखिए एक और चीज यहाँ पे लिखिए। A और B ने रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बनाया, इसका कोई पाथ होगा। मान लीजिए पाथ है, एक पाथ है A और दूसरा पाथ है B। एक पाथ है A और दूसरा पाथ है B। तो ये जो पाथ होता है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। जो A और B मैंने पाथ लिखे हैं, इट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। लिख लीजिए इसको, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि किससे सबस्ट्रेट कहते हैं, किसे रिएजेंट कहते हैं, और क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये लिख लीजिए, सिंपल सा है। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या छोटी छोटी चीजें यूज में आती है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, वो अपने को देखना है कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट ने जब रिएक्शन करी तो प्रोडक्ट बना, और जिस पाथ से रिएक्शन हो रही है वो कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले लिखिए, ये लिखने के बाद में हेडिंग डालिए सबस्ट्रेट। हेडिंग डालिए सबस्ट्रेट। क्या होता है सबस्ट्रेट, किसे कहते हैं सबस्ट्रेट, किसे कहते हैं सबस्ट्रेट। देखिए सबस्ट्रेट ऐसा रिएक्टेंट या वो रिएक्टेंट जो केमिकली मॉडिफाइड होता है रिएक्शन के अंदर। क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, सबस्ट्रेट इज अ रिएक्टेंट which is chemically modified in the reaction, which is chemically modified in the reaction. It supplies carbon, it supplies, बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्या सप्लाई करता है ये, कार्बन to the newly formed bond, to the newly formed bond। यानी ये जो हमारा सबस्ट्रेट हम कह रहे हैं ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट डे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। तो इसका मतलब कार्बन कहाँ से मिलेगा, हमें सबस्ट्रेट से मिलेगा। और क्या होता है इसमें, केमिकली मॉडिफिकेशन होता है जब कोई रिएक्शन होती है।
तो वो हमारी स्पीशीज या वो रिएक्टेंट कहलाता है सबस्ट्रेट। चलिए आगे नेक्स्ट लिखिए रिएजेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिएजेंट, नीचे हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं उनकी मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा रही हूं कि रिएजेंट क्या होता है। क्या होता है रिएजेंट? लिखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज अ स्पीशीज विच अटैक ऑन द सबस्ट्रेट, which attack on the substrate in order to bring a chemical reaction। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए रिएजेंट वो स्पीशीज होती है जो सबस्ट्रेट पर अटैक करती है। सबस्ट्रेट के ऊपर जो अटैक करती है वो स्पीशीज कहलाती है रिएजेंट। क्लियर है? ये रिएजेंट 3 तरह के होते हैं जो हम लोग अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल है, ये हम बहुत डिटेल में आज पढ़ेंगे। उससे पहले हेडिंग डालिए रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर प्रोडक्ट तो क्या हो गया, प्रोडक्ट वो स्पीशीज है जो इन दोनों की रिएक्शन से बन रही है। अब क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, वो लिखिए आप लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिख लीजिए। Reaction mechanism is a formalized description of a process by which chemical reaction takes place, by which chemical reaction takes place। क्या मतलब है? रिएक्शन मैकेनिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये डिफरेंट हो सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ पर मैंने ए और बी आपको लिखवाया है। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? महाराज लेट हो गया आप। गुड इवनिंग। हमारी क्लास हाफ एन आवर पहले स्टार्ट हो चुकी है बेटा, यू आर लेट। लिखिए इसको और आगे अब हेडिंग डालिए रिएजेंट। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं। लिख लीजिए टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। कितने टाइप्स के होते हैं बता सकता है कोई? रिएजेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? जल्दी से लिख के बताइए मुझे इफ यू नो, नहीं तो मैं बताती हूं आपको। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स लिख के बताइए मुझे आंसर चैट बॉक्स में। कितने टाइप्स के होते हैं? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए अभी सबको याद आ जाएगा कि यस मैम। अच्छा ये पूछ रहे थे क्या? इलेक्ट्रोफाइल्स। वेरी गुड, शुभम का आंसर आ गया 3 टाइप्स। सही है, 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स। लिख लीजिए इसको। ये 3 तरह के रिएजेंट होते हैं जो सबस्ट्रेट पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। ये हम लोग को डिटेल में पढ़ना है अभी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स। देखिए क्या मतलब है इलेक्ट्रोफाइल्स का। बहुत ही इजी है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता होना चाहिए कि किसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, किसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और किसे फ्री रेडिकल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये।
फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड इज फाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। फाइल मतलब लव। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन से लव करती है। इसका मतलब इट इज अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है ना। इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है, फिलिक वर्ड आता है, दैट इज फॉर लविंग। या फिर इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशीज। अब भैया इलेक्ट्रॉन से लव, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यही मतलब हुआ, हमारे पास में जिस चीज की कमी होती है हम उसी की तरफ भागते हैं। अभी हम लोगों को किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो हम लोग उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। हमारे पास जॉब नहीं है तो हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हमें अगर मान लीजिए मनी चाहिए तो हम जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास में। तो जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। यही मतलब हुआ। इसको क्या कह सकते हैं? इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है कि फाइल मतलब आप लोग याद कर लीजिए लव, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है ये किसके ऊपर अटैक करेंगे? भाई इनकी खुद के पास में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना। हमारे पास में पैसे नहीं होते तो हम किसके पास जाते हैं? जिसके पास में पैसे हो। हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम किसके पास जाते हैं? हमारे टीचर के पास में। तो ये कहाँ अटैक करेंगे? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इनका जो सबस्ट्रेट होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसी पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे ये अटैक करेंगे। तो ये जो सबस्ट्रेट है क्या हो जाएगा? ये सबस्ट्रेट, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट। अभी बताऊंगी क्या मतलब है न्यूक्लियोफिलिक का। ये जो सबस्ट्रेट होगा इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट। जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो उस पर ये अटैक करेंगे। तो ये कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट। क्लियर है यहां तक? इलेक्ट्रोफाइल वापस से समझ लो एक बार। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं ये अटैक करती है किसके ऊपर अटैक करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर या न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट के ऊपर। कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं, एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है? देख लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भाई एग्जाम्पल तो हमें पता होना चाहिए ना। कल को एरो के ऊपर रिएक्शन में लिखा हुआ मिल जाए कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है और हमें ये नहीं पता कि वो इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल, तो हम कैसे उसकी रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे? तो देखिए पहली चीज, इलेक्ट्रोफाइल कैटायनिक स्पीशीज। कैटायनिक फर्स्ट ए टाइप होता है कैटायनिक स्पीशीज। कैटायनिक मतलब, क्योंकि अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन से लव करने वाले, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो यानी इनके ऊपर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। तो कैटायनिक के एग्जांपल देखिए, कैटायनिक के एग्जांपल देखिए जहां पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल है। जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज मिल जाए वहां पर इलेक्ट्रोफाइल। आंख बंद करके लिख दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं आपको। एग्जाम में एग्जाम्पल्स देते हैं और पूछ लेते हैं कि
सेपरेट कीजिए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स को। तो फ्री रेडिकल तो अपन आराम से बता सकते हैं, अपने को प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में। तो पॉजिटिव चार्ज आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए आगे, सूरज ने आंसर दिया इलेक्ट्रोफाइल 2 टाइप के होता है, बिल्कुल सही है सूरज आपका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप, इसका है न्यूट्रल। देखिए अब ये थोड़ी सी कहानी यहाँ पे हार्ड हो गई। पॉजिटिव चार्ज तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल आंख बंद करके लिखना है, लेकिन न्यूट्रल स्पीशीज का हम कैसे पता लगाएंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल। तो जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3, AlCl3 कैसे हुए ये देखिए। यहां पर बोरोन जो है उसके पास में 3 बॉन्ड ये बना रहा है फ्लोरीन से। फ्लोरीन से 3 बॉन्ड यहां पे बना रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में, यहां पर इसके पास में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके पास में क्या हो गए, इसके पास में टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये स्पीशीज है, इसलिए ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर। क्लियर है यहां तक। प्लस मतलब आंख बंद करके इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अगर न्यूट्रल स्पीशीज दी हुई है तो उसमें देख लेना कि न्यूट्रल स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, अगर उसके पास लोन पेयर है या नहीं है, ऑक्टेट या कंप्लीट नहीं है। इस वजह से ये एग्जांपल आ गए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के। चलिए आगे नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। कुछ नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे लिख के पूछ लीजिएगा, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं बार बार देख रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है तो मैं हाथों हाथ उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर है। अगर लग रहा है कि मैम बहुत फास्ट आप जा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए, अपन थोड़ा सा उसको स्लो रिवाइज कर देंगे। क्लियर है। सेकेंड रिएजेंट जो हमारा है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल 2 वर्ड से मिलकर बना है, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज न्यूक्लियस और फाइल मतलब लव। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस को लव करने वाले। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, इसका मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाले, न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग। इसका मतलब इनके पास में किस चीज की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये जो स्पीशीज होती है दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच। भाई किस पे अटैक कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज पे देखिए डिसलाइक जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये किस पे अटैक कर रहे हैं, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है देखो, तो यानी ये खुद कैसे हैं, ये खुद है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो बस यही से आपको याद रखना है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव और फाइल मतलब लव। तो न्यूक्लियोफिलिक जो स्पीशीज होती है दीज आर न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, जिनपे न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये खुद कैसे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो दीज विल बी अटैक ऑन, किस पे अटैक करेंगे ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पर, है ना, यही अटैक करेंगे। और अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी कहलाती है,
ये कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट लिख लीजिए इसको। क्या हो जाएगी ये हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। क्लियर है यहाँ? समझ आ गया सभी को? अब वही बात आती है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं वैसे ही न्यूक्लियोफाइल भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियोफाइल? 2 टाइप्स के होते हैं। वहां हमारा था पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएंगे? फर्स्ट इज एनायनिक, यही होगा एनायनिक। क्यों होगा एनायनिक? एनायनिक क्यों हो जाएगा? एनायनिक इसलिए होगा क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? H माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस। तो जहां पर भी नेगेटिव चार्ज आपको दिख जाए, आग बंद करके लिख दीजिएगा कि वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड, जैसे वहां हमारा न्यूट्रल था उसी तरीके से न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होते हैं वैसे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। लेकिन ये क्या होंगे? न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल होंगे उनके पास क्या ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जिनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और किनके पास ज्यादा होते हैं? लुईस बेस, लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस। एग्जाम्पल HOH, देखिए लोन पेयर है यहां पर। ROH, सबके पास में लोन पेयर है। ROR, RSH। तो ये जो सबस्ट्रेट होती है ये सबस्ट्रेट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये सबस्ट्रेट कहलाएंगे लुईस बेस या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, लुईस बेस या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया सभी को? वेरी गुड शुभम, आंसर दे रहे हैं एनायन, एनायनिक होंगे, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अब हमारा तीसरा जो रिएजेंट है वो क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल। चलो लिख लो, फ्री रेडिकल। ये पता होना चाहिए क्योंकि जब रिएक्शन में हमें रिएक्शन करवानी है तो हमारा सबस्ट्रेट अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट है तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब भाई फ्री रेडिकल क्या होते हैं? देखिए इधर, फ्री रेडिकल किसे कहते हैं? क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स क्या कहलाते हैं? those species या those reagent which contain at least one unpaired electron। यानी इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनके पास में होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो क्या कहलाएगी? फ्री रेडिकल। क्लियर है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए एग्जांपल इसका, देखिए कैसे दिखाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को? इस तरीके से दिखाया जाता है। ये X हेलोजन के लिए है ना, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, X, और यहाँ पर R मिथाइल ग्रुप के लिए। जहां पर भी मैंने आगे भी आपको लिखवाया है, देखिए फ्री रेडिकल हमेशा कार्बन पे प्रेजेंट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से फ्री रेडिकल को दिखाया जाता है। फ्री रेडिकल मतलब जहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल। तो ये भी अटैकिंग स्पीशीज होते हैं, ये भी रिएजेंट कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा ये आप चीज। चलिए यहाँ पर हमारा रिएजेंट कंप्लीट हो गया है।
रिएजेंट हमने 3 टाइप के पढ़े, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ के आए अभी लास्ट 5 डेज में, उन पर ये अटैक करते हैं और उससे प्रोडक्ट बनता है, जो जिस पाथ से वो प्रोसेस रिएक्शन होती है वो कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हमको देखना है आगे कि जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो क्या होता है। तो हेडिंग आप क्या डालेंगे, ये फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ही चल रहा है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज हेडिंग डालिए बॉन्ड क्लीवेज। जब भी आपको ये चेक करना हो कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो उसमें ये चेक कर लीजिएगा कि जिस भी आप एटम के लिए उसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी या न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, उसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, उसके बाद में उसके पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं तब तो वो क्या कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। हेडिंग डालिए बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का क्या मतलब है, बॉन्ड क्लीवेज टाइप्स, पहले तो मीनिंग क्या है वो देखते हैं, उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे। डेफिनेटली 2 टाइप्स के होते हैं बॉन्ड क्लीवेज। देखिए सिंपल सा है, बॉन्ड क्लीव मतलब ब्रेक होना, तो इसको हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड क्लीवेज को क्या कहा जा सकता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, है ना। ये क्या कहलाता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, मतलब कोई भी जो केमिकल बॉन्ड बना है सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में, जिससे प्रोडक्ट बना है, उसका टूटना, या सबस्ट्रेट का जब बॉन्ड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, यही होता है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कुछ पुराने बॉन्ड अगर टूट रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, बॉन्ड क्लीवेज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि 99.99% कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, है ना। जो कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से टूटता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज। कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की जो स्टडी है वो बॉन्ड क्लीवेज कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए ये जो बॉन्ड क्लीवेज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, मैंने मेरा एक और लेक्चर लिया है, उसका मैं लिंक आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट लेक्चर फिनिश होते ही शेयर कर दूंगी, उससे आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी देखिए इधर, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है। ये 2 टाइप्स का होता है। बॉन्ड क्लीवेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। एक एक करके दोनों की स्टडी करेंगे। पहले आप लोग हेडिंग डालिए होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम होता है होमोलाइसिस। अगर आपको होमोलाइसिस से पूछ ले एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना है, होमोलाइसिस। और बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग बॉन्ड फिजन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसी का एक और नाम है बॉन्ड फिजन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम हमें सारे पता होने चाहिए। आपको पड़ोसी आगे घर पे बोल दे कि आपका जो नाम है घर का नाम अलग है बाहर का अलग है, कभी पूछ लेते हैं बाहर के नाम से तो घर वालों को पता ही नहीं होता है ना। फ्रेंड्स हमें अलग नाम से बुलाते हैं, तो हमें सारे नाम पता होने चाहिए ताकि कोई किसी भी नाम से हमें बुलाए, हमें आंसर एक ही करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखिए बॉन्ड, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। सही है सूरज, 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो होमोलाइटिक, इसके अंदर जो होमो वर्ड है इसका मतलब क्या है, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, इसका मतलब क्या मतलब हो गया, सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज। जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है
दैट इज सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, यानी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा क्या मतलब है इसका। देखिए यहां पर जब मैंने बात करी कि पार्टनरशिप में कोई बॉन्ड बन रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था। हम बात कर रहे हैं होमोलाइटिक सेम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब भैया हमने जब पार्टनरशिप करी सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद में हमें समझ नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब जो आपने 50% अपना दिया था वो लेके आप अलग हो जाओ, और जो दूसरे ने दिया था वो लेके बी अलग हो जाए, तो इसे कहा जाता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बराबर पार्टनरशिप को तोड़ दिया जाए। इसका मतलब भैया ये देखो, आप अपना एक इलेक्ट्रॉन लो और मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। यहाँ ये जो एरो मैंने रिप्रेजेंट किया है, इट इज कॉल्ड हाफ हेडेड एरो। इसका क्या नाम होता है? हाफ, देखो आधा ही दिखाया है मैंने, दोनों साइड में नहीं दिखाया है, ध्यान रखना। ये हाफ हेडेड एरो। तो ये आपको जब आप होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज दिखाएंगे तो आपको इस तरीके से ही दिखाना है, पूरा एरो मत दिखा देना, ठीक है। ये ध्यान रखना, हाफ हेडेड एरो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन लिया ए ने, अपना जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था वो ले लिया, और यहाँ पर क्या बन गया? ये यहाँ पर क्या बन गया? ये फ्री रेडिकल, है ना। ये तो हो गया जिसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल। इसका मतलब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से कौन सी स्पीशीज बन रही है? फ्री रेडिकल। ये ध्यान रखिएगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से फ्री रेडिकल स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और आराम से बिना किसी लड़ाई झगड़े के अलग हो गए, ठीक है। तो ये कहलाता है होमोलाइटिक। सेम मतलब भैया सेम जो अमाउंट हम लेके अलग अलग हो गए, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो गई बॉन्ड की, ठीक है। क्या कंडीशंस होती है जिसमें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है? देखिए देखिए इसके अंदर कंडीशंस फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, कंडीशंस फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा मुझसे। कंडीशंस फॉर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर मान लीजिए आपको इस एरो के ऊपर H न्यू लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू होगी। हमें कैसे पता चलेगा? कंडीशंस का क्या मतलब है? कंडीशंस का ये मतलब है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाना है। तो H न्यू अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो होती है होमोलाइटिक। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, होमोलाइटिक फिजन होता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम मान लीजिए हमें पर ऑक्साइड मिल जाए तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। ये 4 कंडीशन है। एरो के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ अगर मिलता है आपको तो आपको फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिखिए इसका, हम लोग जब हेलोसिनेशन पढ़ते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ना। यहाँ पर एरो के ऊपर आपको H न्यू लिखा हुआ मिलता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें बॉन्ड इनके ब्रेक होते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं जो आगे अटैक करते हैं, आगे किस पे अटैक करेंगे, मीथेन के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, एक एक मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो अलग होता जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, और Cl है वो जुड़ता जाता है, और लास्ट में CCl4 का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन होती है। तो ये यहाँ पर फ्री रेडिकल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस मेथड से होता है, वो मेथड हमारा होता है होमोलाइसिस या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर है? चले आगे, लिख लीजिए इसको। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। दैट इज हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और हम लोग अभी क्योंकि पढ़ के आए हैं होमोलाइसिस, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हेट्रोलाइसिस। यही होगा, हेट्रोलाइसिस। क्या मतलब हुआ, हेट्रो का मतलब क्या होगा यहाँ पर, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। हेट्रो का क्या मतलब है, डिफरेंट। यानी भैया यहाँ पर एक जो बॉन्ड बनाया एटम ने, उनमें से एक एटम है उसकी पावर ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा है, डिफरेंट है दोनों की पावर। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो किस तरीके से होगी, वो होगी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, है ना भैया। जब एक की पावर ज्यादा होती है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि भैया आधे तू ले जा आधे मैं ले जाऊं, क्यों, मैंने ज्यादा मेहनत करी है। तो इसका मतलब परसेंटेज जो होगा शेयर का, मैं तो 75 लेके जाऊंगा या मैं तो 100% ही लेके जाऊंगा। तुम देख लो अपना, बुला लो जिसको बुलाना है। इसका मतलब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जहां पर डिफरेंट तरीके से एक जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है बॉन्ड के, और दूसरे को बेचारे को ऐसे ही छोड़ देता है, दूसरे को लॉस के अंदर छोड़ देता है। वो क्या कहता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखिए क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने बॉन्ड जो बनाया था वो तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनाया था, लेकिन जब अलग होने की बात हुई तो क्या हुआ, बी ने बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए। ये देखिए एरो मैंने इस तरीके से बनाया है, इसे कहा जाता है कर्व्ड एरो। ये ध्यान रखिएगा, वहां पर हमने हाफ हेडेड एरो दिखाया था, ये कहलाता है कर्व्ड एरो। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, जब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए तो ए पर तो आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज और बी पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये कंडीशन कब होगी, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा हो। भैया पावर ज्यादा होगी तभी तो वो खींच सकता है, पावर ज्यादा होगी तभी तो खींचेगा। अगर पावर बराबर होगी तो मार पीट के हम हिसाब बराबर कर लेंगे, उसे भी पता है। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा होती तो ए इलेक्ट्रॉन खींच लेता और ए पे नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्या बने हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आयंस का। एक कैटायन बन रहा है और दूसरा एनायन बन रहा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। तो आयंस का फॉर्मेशन होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में। ये आप ध्यान रखिएगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर आयंस का फॉर्मेशन होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेगा, और इसको हम दिखाते हैं कर्व्ड एरो के थ्रू। तो कंडीशंस क्या हो गई, कंडीशंस इसके लिए हो गई, पहली चीज तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है। यहाँ पर दोनों एटम के बीच में कंडीशंस लिख लीजिए आप लोग। कंडीशंस में आप लोग लिख लीजिए, यहाँ लिख देती हूं मैं। कंडीशंस क्या हो जाएगी इसके लिए, दो कंडीशन चाहिए। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट। वहां हमने बात की थी नॉन पोलर सॉल्वेंट की, यहां होता है पोलर सॉल्वेंट। तो ये कंडीशंस अगर हो हमारे पास, एरो पे HNO पर ऑक्साइड हाइड्रोजन नहीं लिखा हो, इसका मतलब जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है वो कैसे होगी, हेटेरोलाइटिक तरीके से होगी। ये दोनों कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का एग्जाम्पल देखिए। देखो यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, बहुत टफ एग्जाम्पल लर्न नहीं करने हैं हमें। HBr, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पर, ये तो हमें समझ में आ गया कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बॉन्ड क्लीवेज है वो हेटेरोलाइटिक तरीके से होगा। तो यहाँ पर HBr में हम सभी को पता है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। भैया खींच लिए उसने अपनी तरफ बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन खींचते ही हाइड्रोजन बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेकर अलग हो गया और ब्रोमीन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन है, ये एग्जांपल है किसका, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का। यहां पर हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो आज हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर और फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करी रिएजेंट 3 टाइप्स के होते हैं और बॉन्ड क्लीवेज किस तरीके से होता है। वापस रिपीट कर रही हूँ, जिसका मेरा एक लेक्चर का वीडियो है वो अभी मैं जस्ट आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उससे आप गो थ्रू होकर उसको पूरा कंप्लीट आप सुनिएगा तो आपको और अच्छे से बॉन्ड क्लीवेज समझ आ जाएगा। अब कल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। हमारे 4 डेज जो बच रहे हैं उसमें हम लोग एक एक इफेक्ट की स्टडी करेंगे। हम लोग को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, और लास्ट हमारा है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पूरा अपने को कंप्लीट करना है।